वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस हिस्से में बात होगी हालात हाज़रा के हवाले से और इसके ऊपर भी बात करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। अ, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अब से कुछ देर पहले भी जैसे हमने दिखाया कि एक बड़ा एक डेवलपमेंट होने जा रही है। ईरानी सदर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और ये सिलसिला अब मज़ीद कितना आगे बढ़ता है, इसके क्या असरात होंगे मईशत पर, ख़ास तौर पे दोनों ममालिक के। और उसके बाद भी कुछ हसास मामलात हैं जिसके ऊपर इस वक्त वो मौज़ूअ गुफ्तगू नहीं है, ताहम उसको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि इसके क्या इसके असरात हो सकते हैं। फिर ये जो बड़े ममालिक हैं ये किस तरह देखते हैं इन ताल्लुकात को, और ये सारे मामला जो हैं आजकल आप देख रहे हैं शब रोज़ इसके ऊपर बात हो रही है। आलमी ज़राए अबलाग में इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी जा रही है इस मामले को, और इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। तमाम इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज़, ख़ास तौर पे जो बल्दियाती सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, जो ज़मनी इंतखाबात का जो सिलसिला था वो भी मुकम्मल हुआ और उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है। ख़ास तौर पे एक सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी फिर आपके सामने हो रहा है। जो कुछ इंतखाबात से ज़्यादा मुतमईन नहीं है, और ये भी शायद पहला मौका नहीं है कि कोई भी सियासी जमात जिसको कामयाबी ना हासिल हुई हो वो इन सारे प्रोसेस से जो है वो खुश नज़र आई हो। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन आज गुफ्तगू करें, और इसके साथ साथ भी जो दीगर मामलात हैं कोशिश करते रहेंगे कि उसके ऊपर बात करें। और फिर ये कि आपके जो सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं वो ज़्यादा इसी नौइयत के हैं, इसी हवाले से कोशिश करते हैं इसके ऊपर आज गुफ्तगू करें। सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, जिनका ताल्लुक़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से समझा जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से समझेगा। अच्छा चलो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी बात मान लेते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा जी, अब ये कि जो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए गुज़िश्ता दिनों, और वही जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि मुतमईन हैं उससे नताइज से, वरना ऐसा होता है कि जब कामयाबी मिल जाती है तो लोग मुतमईन होते हैं, और जब नहीं मिलती तो ज़ाहिर है कि उससे मुतमईन नहीं होते सारे इंतखाबी मरहले से। क्या कहिएगा इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ज़िमनी इलेक्शन भी जनरल इलेक्शन का एक तसलसल था। ठीक है। जिस जो कुछ जनरल इलेक्शन में हुआ था वो आपने देखा था, और अभी ज़िमनी इलेक्शन में तो अब तो जाहिर सी बात है कि वो जो एक पीडीएम का टोला था वो तो अब इख्तदार में है। पहले भी इख्तदार में था, चाहे वो निगरान गवर्नमेंट हो या इससे पहले 1.5 साल की हुकूमत हो, बिल्कुल ठीक। और अब तो फुल फ्लैश इख्तियार में है। और आपने देखा कि उस वक्त भी अवामी राय आपने देखी जनरल इलेक्शन में भी, और इस वक्त भी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जैसा कि आपने कहा, ये आपकी एक बात तो सही है कि पहले भी ये होता रहा कि जो, लेकिन पहले में, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 2018 से पहले की सियासत में और 2018 की बाद की सियासत में काफ़ी फ़र्क हुआ। ये आप भी ने भी महसूस किया होगा, यकीन है। बल्कि सब ने महसूस किया बिल्कुल सही। कि पहले इतनी अवामी रेजिस्टेंस नहीं होती थी, पार्टियों की तरफ से होती थी। पार्टी सिर्फ इल्ज़ाम लगाती थी कि जनाब धांधली हो गई, धांधली हो गई, और उसके चंद दिन के बाद फिर वो सब मामलात सेटल हो जाते थे। सेटल हो जाते लेकिन आपने देखो कि ये पहला मौका है कि जिसमें जनरल इलेक्शन भी हुए और अब ज़िमनी इलेक्शन भी हुए। लेकिन जो चीज़ जनरल इलेक्शन में हुई थी, जो ज़िमनी इलेक्शन में हुई, उसको बाकायदा एक हलकों में, अवामी हलकों में डिस्कस किया जा रहा है। मतलब खवास में नहीं, अवाम में डिस्कस किया जा रहा है कि ये चीज़ गलत है। उसकी वजह कि जाहिर सी बात है, एक आम वोटर जब वोट डाल के आता है और जब वो वहाँ की पोजीशन देखता है, जाहिर सी बात अंदाज़ा सबको हो जाता है, क्योंकि सब को तो होता है। क्योंकि इस वक्त मुल्क की तरफ से अगर पाकिस्तानी अवाम देखें वो बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि जितने भी मुल्क के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके सारे असरात अवाम पे पड़ रहे हैं, बिल्कुल बराह खवास रास्त पे नहीं आवाम के पड़ रहे। ऊपर। बिल्कुल सही है। तो जाहिर सी बात है फिक्र भी उन्हीं को होगी कि इसमें कुछ तब्दीली आए। जब आपके घर में देखेंगे आप कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी इनकम कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो फिक्र आपको होगी। बिल्कुल सही। उनको नहीं होगी जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, हुकूमत ख़त्म होती है तो बाहर चले जाते हैं, वहाँ टाइम गुजारते हैं,
उनके बच्चे वहाँ पे, उनके कारोबार, तो उनको क्यों फिक्र होगी? बिल्कुल ठीक है। फिक्र तो मेरे और आप जैसे लोगों अच्छा को होगी ना। ये फरमाइएगा, मैं गुज़िश्ता रोज़ सुन रहा था आपके जो वज़ीर आला हैं पख्तूनख्वा खैबर के, अली अमीन गंडापुर जी गालिबन जी। उनका नाम, तो ये फरमा रहे हैं कि अब जगह जगह जलसे भी करूँगा और ये भी करूँगा और वो भी करूँगा, मुख्तलिफ तहरीक भी चलाई जाएंगी। ये क्या अब है? अभी मैं देख रहा था औसत कैसर साहब आपके एक हैं जमात के, वो मैनचेस्टर में थे गालिबन कल, जहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ ही कह रहे थे कि अब जुलूस निकालेंगे, ये होंगे। इन सब का क्या मकसद देखिए, समझा जाए? इसको क्या नाम दिया जाए? पख्तूनख्वा में हुकूमत आपकी कायम है, लोग मुंतज़िर हैं कि ये अब डिलीवर करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा जिस तरह काम कर रही हैं, वो ग्राउंड के ऊपर नज़र भी आ रही हैं, उनके काम भी नज़र आ रहे हैं, उनके सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ तो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि कब अपना काम शुरू करेंगे। सिर्फ बयानात से और इधर उधर की बातों से कब तक काम चला जाएगा? क्या लोग ये नहीं देखेंगे आपके ख्याल में कि आप कारकर्दगी पे सवाल नहीं उठेगा? क्या नहीं आपसे पूछा जाएगा? या आप समझते हैं कि इन मकासद में अपने कामयाब हो सकेंगे कि अगर जुलूस निकाला जाए, रैली निकाली जाए, ठीक है एक वक्त होगा लोग आ जाएंगे, लेकिन क्या इसकी कोई वजह बन रही है? कुछ ऐसे मामला हैं जिस पे आप समझते हैं कि एक मजबूत तहरीक जो है वो चलाई जाएगी? इसका आगाज़ कब से होगा और ये सिलसिला, इसकी नौबत क्यों पेश आ रही है? इस पे चाहूँगा ज़रा जवाब दें। देखिए अभी आपने जो सवाल किया है वो दो चीज़ें मिक्स कर दी हैं कि, क्योंकि इसका जो अभी हमारे जलसे हो रहे हैं, जैसे अभी कराची में भी एक अनाउंस हुआ है, एक इस्लामाबाद और लाहौर में भी, और जो दूसरे, इसका मकसद किसी इंतज़ामी उमूर से नहीं है। अच्छा। इसका मकसद खान साहब की सेहत और रिहाई से मुताल्लिक है, क्योंकि इस वक्त आप खबरें आ रही होंगी, आप भी सुन रहे होंगे, देख नहीं, रहे मैं होंगे। तो अभी तक जो जी मैंने सुना है वो ये जो खबरों के जरिए मुझ तक पहुंचा है कि असद कैसर साहब ये फरमा रहे थे कि वो एक माह बाद जो है आपके लीडर हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो मजीद आगे बढ़ेगा। तो ये मकसद तो मेरा नहीं ख्याल है कि नहीं, उसके उनको रिलीज करवाने के लिए कोई प्रेशर डेवलप कर रहा है, क्योंकि उसका उन्होंने इंडिकेशन दी नहीं है। वो तो देखिए, मकसद नहीं बताया, बस ये कहा कि रिलीज और वो जुलूस करेंगे, और वो जलसे और जुलूस क्यों होंगे ये अभी तक तय नहीं नहीं, हुआ है। इस जी। इसका असल में बिल्कुल वाज़े, आपने हमारे जो सिंध के सदर हैं वो भी अक्सर बयानात देते रहते हैं, और जो हमारे दूसरी लीडरशिप है मुख्तलिफ, तो उनका एक ही नुक्ता इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन पैदा कर, मैं अपने पहले प्रोग्रामों में भी कह चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कि जो डायरेक्ट राब्ता ना होने की वजह से कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। तो जब देखें, और फिर दूसरी बात यह कि अब तो आपने सारे टारगेट अचीव कर लिए जो आपको करने थे, जो धांधली करवानी थी, जो हुकूमत बनवानी थी, जो सेनेटर बनवाने थे, जिस तरह जो भी करना था कर लिया। तो लाजमी सी बात है, अब एक अपोजिशन का किरदार जो होता है वो अपोजिशन को करने दें, जो हुकूमत का किरदार होता है वो हुकूमत करे। तो ये एक जो जमहूरी मुल्क होते हैं, ये तकरीबन हमारी नहीं, दुनिया के जितने भी जमहूरी मुल्क हैं वहाँ पे ये सिलसिला चलता है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ठीक है। मतलब ये कि हुकूमत के जो पॉलिसियाँ होती हैं, देखिए आवाम के लिए अगर वो फ़ायदेमंद होंगे तो मैं जितने उसकी मुखालफत करूँगा तो मेरी नहीं सुनेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो आवाम के मफादात में नहीं होगी, चंद अफराद के मफादात में होगी, या जो कि आपने देखा कि जब रिजीम चेंज आया था, जब भी यही दावे किए गए थे कि ये ना तजर्बेकारी के और जनाब बहुत सारी चीज़ों के, तो अब क्या, अब आपने एक अच्छा टाइम गुजार लिया, अगर आप उसका मवाजना करें। मैं अक्सर अब पहले मैं प्रोग्रामों में कहता था 40 साल का, लेकिन अब मैं 40 साल का नहीं कहता। अच्छा, अब तो ये मैं मेरे अब तो सवाल का जवाब नहीं अच्छा, है जो मैंने सवाल नहीं नहीं, आपकी आपके खिदमत में सवाल के रखा है। जवाब आपने जो तो आप, बात किसी और तरफ नहीं नहीं घुमा नहीं दी नहीं ना, नहीं, आपने तो रिजीम देखें, चेंज और वही सारी नहीं बातें नहीं नहीं, दोबारा कर दी। वो बात नहीं है। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं नहीं है, देखिए, मैंने तो मसला आपसे कुछ ये और पूछा है। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि अपोजिशन क्या करे? मतलब एक घर बैठ जाए सिर्फ हुकूमत को देखती रहे, वो अपोजिशन क्या करे? असेंबली के अंदर जो है वो अपनी नहीं तो आवाज बुलंद देखें, करती है, असेंबली में, मसाइल की निशानदेही असेंबली में करती भी कर है, रहे हैं। जो कि नहीं किया। नहीं इससे पहले भी नहीं, जब आपको मौका मिला था, जब 2018 के बाद खास तौर पे जब आपको, जिसको आपने लफ्ज रिजीम चेंज का नाम दिया था, इसके पास आपके पास भरपूर मौका था, तमाम आपने असम्बलियों से इस्तीफा देने में ही आफियत जानी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कहता है अंग्रेजी में रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वो आपके सामने। अच्छा, मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा। इरफान साहब हमारे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन के जरिए, हमारे तज्जियाकार हैं इरफान खान साहब, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा और खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई, आवाज़ मेरी आप तक सही पहुँच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। वायरल हो गया, गलत
जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, बिल्कुल सही पहुंच रही है। इरफान भाई, ये गुफ्तगू यकीनन आपने अभी समाअत की होगी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जावेद सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो ये फरमा रहे थे कि जो कुछ होता रहा है वो पुरानी बातें उन्होंने दोबारा दोहराई हैं कि जिस तरह से हुकूमत को हटाया गया, टॉपल किया गया, फिर आम इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने, और ज़मनी इंतखाबात भी उसी का एक एक सिलसिले की एक कड़ी उन्होंने उसको बताने की कोशिश की। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि अगर ये जो सियासी निज़ाम कुल राइज है, इसके अंदर अगर तब्दीली जो कि अब नागुज़ीर हो चुकी है, सिलसिला कहाँ से आगाज़ होगा और कौन ऐसा है जो पहला कदम उठाएगा? क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई इसमें इस्तिलाहात लाने की कोशिश की जाती है तो उसको हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है या उसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए जाते हैं। ये आपसे सवाल है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। जी फरमाइए। अच्छा, मैं आपके भाई पहली बात से आपसे शुरू करता हूँ। नंबर एक के देखें, मेरी उम्र तक कोई 43 ईयर्स की होगी, ठीक है। उसी शहर में हमने अपनी जिंदगी गुजारी है। मेरी अपनी जिंदगी में तो आज तक मैंने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं देखा है जिसकी जो मेरिट पर सिलेक्शन हुई है जी या जी लोग मेरिट पर आए हैं। अपनी किताबें जो हमने लोगों से बड़ों से सुना और हिस्ट्री भी पढ़ी, हमें अभी भी ये लगता है कि पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जो फ्री एंड फेयर हुआ हो। अच्छा, अगर ये भाई मुझे मैं किसी भी पॉलिटिकल एप्लीकेशन में नहीं हूँ तो मैं किसी की फेवर नहीं करूंगा, लेकिन बात ये कि जो जिस इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर इंजीनियरिंग हुई या किसी भी तरह धांधली हुई, लोगों को लाया गया, तो जो इलेक्शन भारी तादाद से खान साहब जीते थे, उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया था? वहां पर भी तो बड़े बड़े मेरिट देखे ना हमने। पता नहीं जो रात को सोया उसे पता भी नहीं था कि शायद मैं वजीर बनूंगा भी नहीं बनूंगा या बहुत मैं खूब, बिल्कुल। इलेक्शन जीतूंगा भी नहीं। वो सुबह इलेक्शन जीता हुआ था। अब बात ये, खान साहब का शायद होमवर्क कंप्लीट नहीं था या उनकी टीम अच्छी नहीं थी या वो ओवर एस्टिमेट कर गए अपनी टीम को। उन्हें टाइम मिला, सब चीजें मिली, उन्हें लाया गया जिस तरह दूसरों को लाया गया। हमेशा जी लोग की तारीफ रही है कि लोगों को लाया गया, आया कोई भी नहीं है पब्लिक। तो जब लाए गए तो उनका शायद होमवर्क नहीं था या क्या था। उन्होंने 30 दिन के दावे किए, 3 महीने के दावे किए, साल के दावे किए, फिर उसके बाद यूटर्न में शुरू हो गया, बहुत सारी चीजें हुई है। तो इसी तरह दूसरे भी आए भाई। अब मसला ये कि इस मुल्क की कंडीशन इस वक्त इतनी खतरनाक हो गई है कि अब आवाम पिछली जा रही है, उसका किसी को कोई ख्याल नहीं है, कोई इदारा सही से काम नहीं कर रहा है। अब अगर कोई जगह, देखिए लाने का जो सवाल है, लाने वाले तो ले आते हैं। ठीक है। अब लोगों ने सर्व करके अपनी जगह को बनाना है आवाम के अंदर। जी अब सर्विस नहीं करेंगे, इसके अभी तक फॉर एग्जाम्पल इस इलेक्शन में मुतहदे ने बहुत सारी फीस लोगी। अब बातें बहुत सारी नीति की जी, ऐसी चीजें हैं, वैसी चीजें हैं, वैसी चीजें। अब ये भी आ गए, दूसरी गवर्नमेंट लोग भी आ गए हैं। अब नून लीग के पास भी मैंडेट है, पीपल्स पार्टी के पास भी मैंडेट है, मुतहदे के पास भी मैंडेट है। अब बात यह है कि लोग जमातें सारी हुई है। अब नए लोग भी जा रहे हैं, अंदर कुछ इंडस्ट हुए हैं, यंग जनरेशन भी आई है। अब जब तक ये सर्व नहीं करेंगे ना, कहते हैं चले स्टार्ट जैसी भी हो गई, द एंड जस्टिफाइज द मीन। अब जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ये काम करने वाले लोग हैं, काम करेंगे। और ऑफकोर्स अब हम मुतामिल नहीं है। अब इसको असल में तो पहली बात है कि इसको पब्लिक सर्विस समझते ही नहीं है जी हम। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम बस किसी भी तरह पैसा लगाकर अपनी जेब से, जब आप लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एमपीए बनेंगे, एमएलए बनेंगे, गवर्नमेंट में आएंगे और जो मार्केटिंग टैक्टिक्स से यूज करेंगे। इलेक्शन से पहले आप सब नजर आ रहे हैं, लोग आपको नजर आ रहे होते हैं, गटर के ढक्कन भी सही कर रहे होते हैं, रोड भी बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। जब आपका वो मोटिव, अल्टीरियर मोटिव होगा, जब वो हासिल हो जाता है आपको, तो आप जो है वो प्रोटोकॉल में आ जाते हैं। आपके पीछे 4-5 लोग होते हैं, पब्लिक को आप नजर नहीं आते, रसाई आम आदमी के अंदर होती नहीं है, मसाइल पे ये काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ बातें हो रही होती है। आम आदमी को, मैं जो देख रहा हूँ अपनी नजर से, आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा। रैली का जुलूस, ये जुलूस, पावर शो तो कोई भी कर देता है भाई, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, ये पैसे देकर लाते हैं या पागल बनाकर लाते हैं। इतने बड़े बड़े पावर शोज हमने देखे, हर जमात नहीं देखे, बिल्कुल ऐसा ही। इतने पावर शो का नुकसान ही होता है। हमने देखा कि पब्लिक परेशान होती है, वो ट्रैफिक में फंस जाती है, कोई मर जाता है, कोई किसी का रास्ता जाम होता है, और 50 किसी को इमरजेंसी होती है, वो पहुंच नहीं पा रहा होता है, घरों पर नहीं पहुंच पाते लोग इनके इन रैली की, इन जुलूस की वजह से। इसकी तरफ कोई निशानदेही नहीं करता, कोई बात नहीं करता, बस अपने पावर शो, पता नहीं अपने बड़ों को और अपने जो पीछे जिनकी कुछ तनाई, उन्हें पावर शो दिखाकर ये प्रूफ करते, देखिए हमारा ये पावर है और हमें चांस मिलना चाहिए।
ये सब गेम चल रहा होता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होती है पावर की। बिल्कुल ठीक। काम उस वक्त अभी तक नहीं हुआ है, ना हो रहा है। और काम असल में तो पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, पब्लिक को अच्छी एजुकेशन चाहिए, पब्लिक को नौकरियां चाहिए भाई। वो देर डाइंग हंग्री। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्राइम, स्ट्रीट क्राइम जिन हो गया है, बेकाबू जिन हो चुका है इस वक्त। और कैसे कंट्रोल करोगे यार? पॉवर्टी ब्रीच क्राइम, गुर्बत क्राइम को जन्म दे रही है। लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो तो करेगा चोरी। अगर मेरा बच्चा भूखा मर रहा होगा, या फिर आई विल डू एनीथिंग, एग्जैक्टली, मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे लोग जाकर? इस पे कोई सोच नहीं रहा। हम जो है ना, वो वक्ती तौर पे लोगों को जो है कर्जा लेकर लोगों को रिलीफ दे देते हैं, भाई ये फंड, वो फंड, ये सहूलत, दो भाई मैंने पहले भी कहा, when leaves of a tree turn pale, we do not paint them green, we water the roots। भाई रूट कॉजेस क्या है क्राइम की मसाइल की, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। तो वही करप्ट सिस्टम आता जा रहा है, वही करप्ट लोग आते हैं। अच्छा, हल की तरफ की आपने बात की, कभी भी ठीक नहीं होगा। या फिर अगर इसी तरह अगर हम अपने डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, अपना तरीकाकार चेंज नहीं करेंगे, नताइज भी वही आते रहेंगे जो आज तक आते रहे। एग्जैक्टली, कभी भी हमें सामने अलग नताइज नहीं आएंगे। सही, मैंने पहले भी सोल्यूशन दिया था कि राइट मैन एट द राइट प्लेस। बिल्कुल ठीक। सही आदमी सही जगह जब तक नहीं लेकर आएंगे हम ना, मसाइल हल नहीं होंगे। और सही आदमी कभी भी इस जमहूरियत पे तो नहीं आ सकता भाई। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे मैरिट ना हो, जब तक लोगों में सर्विस देने की जो है ना वो जज्बा नहीं होगा, पब्लिक सर्विस का जज्बा नहीं होगा भाई, वो कभी भी नहीं आएंगे। इनकी मराद खत्म कर दे। सबसे पहले तो ये एमपी एमएलए की मराद सारी खत्म कर दी जाए। ये फ्यूल वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए, ये खाना इनको फ्री मिलता है ये खत्म कर दिया, इनके अलाउंसेस सारे खत्म कर दीजिए। अगर ये सर्विस है तो फ्री में होनी चाहिए, और अगर नौकरी है तो मेरिट पे होनी चाहिए। मेरिट पे होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इस आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर ये सर्विस है तो इसके फिर कोई पैसे नहीं होने चाहिए, या अगर हो भी तो इस किस्म की मरातें ना हो, और अगर ये नौकरी है तो फिर ये मेरिट के ऊपर होना चाहिए। ये बॉटम लाइन है। जावेद साहब, अब इरफान भाई ने बड़े खुलकर तमाम चीज़ों की निशानदेही कर भी डाली है, और साथ में ये भी कह दिया कि जो कुछ हमने देखा है, उन्होंने कहा 2018 के अंदर क्या क्या सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हमारी याददाश्त, हो सकता है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की याददाश्त इतनी ना हो, तब हमारी याददाश्त में बिल्कुल है कि क्या कुछ होता रहा, किस तरह लोगों को इलेक्ट करवाया गया, सेलेक्ट हुए, और किस तरह फिर पार्लियामान तक पहुँचे। अब वही सूरत हाल का सामना हमें इस वक्त भी है, जो इस वक्त आपको शदीद नागवार गुजर रही है। दूसरी बात ये कि परफॉर्मेंस के दर है, सवाल ये पैदा होता है कि ये ठीक है, अभी जैसे इरफान साहब ने तस्करा किया कि हर सियासी जमात में एक से बढ़कर एक है जो अभी यहाँ पर पावर शो करेगा, उसके पास लोगों की तादाद मौजूद है। इससे क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये तो ज़रा फरमाइएगा, और फिर क्या मकासद हासिल हो रहा है। मेरा सवाल एक दफ़ा फिर आपसे वही है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, फरमाइए। असल में जवाब तो आपके सवाल के मुताबिक होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो जवाब सुनना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता। और देखिए मसला ये कि अभी जैसे आज जैसे इरफान साहब ने जो मकसद बताइए, वो मकसद क्या है ये तो बताएं। देखिए इरफान साहब ने जो जिन चीज़ों की निशानदेही की है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से अरसे दराज से इन चीज़ों की निशानदेही हो रही है, आज की नहीं है ये। अगर आप देखें, अगर पीपल्स पार्टी की जब पहली गवर्नमेंट देखें, जब जिया साहब के बाद, तो उस वक्त भी यही चीज़ों की निशानदेही हो रही थी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, और उनकी जब हुकूमत गई तो उन्होंने भी उन्हीं हलकों पे जो है, आपने अगर उनकी तकरीर सुन लें जो आखिरी उनकी थी नवाज शरीफ साहब की। ओके जावेद भाई, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, क्विक ब्रेक हमें लेनी है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम।